नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। नई दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी से शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान सीएम ने उत्तराखंड के विकास में पीएम मोदी के मार्गदर्शन के लिए आभार भी व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आपके निर्देशन में उत्तराखंड राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, निवेश प्रोत्साहन और स्टार्टअप क्षेत्र में निरंतर विकास कर रहा है। सीएम ने कहा कि राज्य में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को राज्य में आकर्षित करने के उद्देश्य से दिसंबर 2023 के द्वितीय सप्ताह में देहरादून में वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड निवेशक सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में निवेशक सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न होगा। दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं। बीती रात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। मुख्यमंत्री धामी के कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर अमित शाह ने उन्हें बधाई दी। इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच प्रदेश के विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री धामी शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा से संबंधित तैयारियों की जानकारी उन्होंने गृह मंत्री को दी। साथ ही केंद्र सरकार के सहयोग पर गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद भी दिया। सूत्रों की माने तो उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार पर भी सीएम धामी के गृह मंत्री से चर्चा हुई है। इसके अलावा दायित्वों को लेकर भी चर्चा की गई है। सीएम धामी का पार्टी संगठन और अमित शाह से मुलाकात के बाद अब ये लगभग तय हो गया है कि मंत्रिमंडल विस्तार जल्द से जल्द तय कर दिया जाएगा। तो देर रात गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की, जिसकी ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि 2 साल पूरे होने पर इस दौरान मुख्यमंत्री को केंद्रीय गृह मंत्री ने बधाई भी दी है। तो उनके आवास पर सीएम धामी गृह मंत्री से मिलने पहुंचे और काफी देर तक प्रदेश के कई विषयों पर चर्चा भी हुई। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान वो कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। देर रात अमित शाह के आवास पर यह मुलाकात यहां पर हुई और कई महत्वपूर्ण विषयों पर इस दौरान चर्चा की गई। अब खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे के दौरान मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही कवायद पर बीजेपी ने सफाई दे दी है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को केवल मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के साथ ही न जोड़ा जाए, बल्कि मुख्यमंत्री कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर उत्तराखंड के विकास की बात कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जब समय आएगा मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और मुख्यमंत्री और साथ ही केंद्रीय नेतृत्व को इस पर फैसला लेना है। देखिए, ऐसा है, मुख्यमंत्री जी अगर दिल्ली में मिल रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि इसी विस्तार को लेकर चर्चा करी जा रही है, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री ये निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री जी से जो मुलाकात करी है वो भी एक योजना के तहत उन्होंने मुलाकात करी है, और डेयरी उत्पादन मंत्री से जो मुलाकात करी है वो भी एक योजना के तहत उन्होंने मुलाकात करी है। तो हर चीज का मायना यही नहीं निकाला जा सकता है कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर ही मुलाकात करी है, और जहां तक मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर बात है तो वो जल्द ही पूरा किया जाएगा, और ये केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व के फैसले के बाद ही निश्चित होगा कि कब ये मंत्रिमंडल का विस्तार होगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले कई दिनों से दिल्ली प्रवास पर हैं। इस दौरान सीएम धामी कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। उनके दिल्ली दौरे को लेकर जहां एक ओर बीजेपी इसे सकारात्मक पहल बता रही है, तो वहीं कांग्रेस ने सीएम पर कटाक्ष किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि सीएम केंद्र को यूसीसी लागू करने का डायरेक्शन दे रहे हैं। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि जैसे यूसीसी लागू हो जाने के बाद बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जनता की तमाम समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। पूर्व मंत्री ने कहा कि जन समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने कहा कि मुख्यमंत्री जब भी दिल्ली प्रवास पर जाते हैं तो वहां तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर उत्तराखंड के विकास को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का दिल्ली जाना, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ मिलना, राज्य के विकास के लिए उनका संज्ञान लेना और राज्य में जो महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं, परियोजना चल रही हैं, उसकी यथास्थिति के बारे में जानकारी देना। कल भी वो केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई, आज भी हो रही है। तो ये निश्चित रूप से राज्य के विकास के लिए उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और हमेशा जब भी दिल्ली जाते हैं तो राज्य की चिंता, राज्य के विषयों को लेकर देश के विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से उनका मिलना रहता है। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारा उत्तराखंड यूसीसी में लीड ले रहा है और हमारे जो सुयोग्य नौजवान मुख्यमंत्री जी केंद्र को मार्गदर्शित कर रहे हैं कि हमने यूसीसी बना रहे हैं, हम ये करो और ऐसा करो। ये अपने आप में महान उपलब्धि है और समस्या हो ना, यूसीसी की बात करके लोगों का ध्यान जरूर बढ़ रहा है। जैसे उससे रोजगार मिल जाएंगे, किसान खेतों को पानी मिल जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी, ये जितने भ्रष्टाचार के भर्ती प्रकरण है सब पे कोई कार्रवाई हो जाएगी। ये तो सब बहलाने का काम है, ठगने का काम है। लोगों को पता ही नहीं क्या है यूसीसी, नेताओं को पता नहीं, सारे आईएएस ब्यूरोक्रेट्स को पूरी चीजें पता नहीं है। तो यूसीसी का क्या जादू की पुड़िया है क्या? इससे क्या लोग मोहित जो काम तुम्हारे करने का वो तो हम रहे। वहां तुमने केदारनाथ मंदिर में तो सोने को पित्तल बदल दिया 4 दिन में। क्या जवाब है इस पर? 60 लाख भर्ती प्रकरण, बाहरी कंपनियां भी आरटीआई में खुलासा हुआ, 60 लाख 600 करोड़ का घपला है। देहरादून एसटीएफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश फुरकान को बिहार से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 16 अक्टूबर 2022 को आरोपी फुरकान और उसके साथियों ने लक्सर हरिद्वार क्षेत्र में एक सुनार को लूटा था। इसी दौरान चीता पुलिस से हुई मुठभेड़ में आरोपी ने कई राउंड फायर किए थे, जिसमें चीता पुलिस के 2 जवान घायल हो गए थे। वहीं आरोपी गोली मारकर वहां से फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने आरोपी के अन्य 3 साथियों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी फुरकान काफी लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसको देहरादून एसटीएफ ने बिहार से अब गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि एसटीएफ की गिरफ्त में आने से बचने के लिए शातिर आरोपी ने अपने आप को मरा हुआ घोषित करने की भी कोशिश की थी। देखिए, अक्टूबर 2022 में लक्सर जनपद हरिद्वार क्षेत्र में एक काफी सनसनीखेज घटना का कांड हुआ था, जिसमें कि लूट के इरादे से 5 बदमाश आए थे और जब चीता पुलिस कर्मियों द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया गया था तो उनके द्वारा 2 पुलिसकर्मियों पर फायर किया गया था, जिनमें उनको गंभीर चोटें आई थी। तो इस केस में 2 जो मुलजिम हैं वो अभी तक एब्सकॉन्डिंग चल रहे थे। दोनों के ऊपर 1-1 लाख रुपए का इनाम था। तो हमारी जो एसटीएफ की टीम है लगातार इसमें लगी हुई थी, पिछले 3 महीने से काम कर रही थी इनको पकड़ने के लिए और उसी क्रम में एक अच्छी सफलता, बड़ी सफलता एसटीएफ की टीम को हासिल हुई है।
जिसमें कि जो फुरकान है जो कि मेन इसमें अक्यूज था जिसने पुलिस की टीम पर फायर किया था, उसको बिहार में भागलपुर से हमारी टीम ने अरेस्ट किया है और लगभग पिछले 10-12 दिन से हमारी टीम वहीं पर भागलपुर में मौजूद थी। उत्तराखंड के बहुचर्चित स्टिंग प्रकरण में सीबीआई स्पेशल जज धर्मेंद्र सिंह अधिकारी की कोर्ट में पूर्व सीएम हरीश रावत समेत 3 नेताओं के वकील पेश हुए। इस दौरान विधायक उमेश कुमार के वकील कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 15 जुलाई की अगली तारीख तय की है। सभी को 15 जुलाई को अपना जवाब दाखिल करना होगा। आपको बता दें कि साल 2016 में पूर्व सीएम हरीश रावत के स्टिंग मामले में वॉइस सैंपल लेने के लिए सीबीआई ने 4 नेताओं को नोटिस जारी किए थे। इसमें हरीश रावत, हरंग सिंह रावत, कांग्रेस विधायक मदन सिंह भिष्ट और स्टिंग करने वाले और खानपुर विधायक उमेश कुमार शामिल हैं। माननीय सीबीआई न्यायालय द्वारा आज के लिए सम्मन दिया गया था। जो इस स्टिंग प्रकरण में जो सीबीआई जांच चल रही है उसके लिए सम्मन भेजे गए थे, तो आज की तारीख नियत की गई थी। तो 11 बजे प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हमने स्थगन करने के लिए केस की अन्य तिथि दी है, उसके लिए एक प्रार्थना पत्र दिया था माननीय हरीश रावत जी की तरफ से, हरीश जी की तरफ से। तो उसमें हमारे द्वारा कहा गया कि अभी इसमें हमने कई कागजात दाखिल करने, जो पहले भी हमारे माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में चल रहा था, वो भी कागजात दाखिल करने हैं, तो इसलिए हमें समय दिया जाए। तो जिसका कि सीबीआई ने काफी पुरजोर तरीके से कहा कि समय की कोई वो नहीं है, तो लेकिन हमारे तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने 15 तारीख इसमें नियत की है कि 15 तारीख को जो है इस पर सुनवाई होगी। अब खबर पौड़ी से है, जहां कोटद्वार कोर्ट में अंकिता केस की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होनी है। आपको बता दें कि सुनवाई से पहले अंकिता के मां बाप ने केस के सरकारी वकील जितेंद्र रावत को न हटाए जाने पर धामी सरकार के खिलाफ गैर राजनीतिक धरने का बिगुल फूंक दिया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल अंकिता के गांव पहुंचे और उन्होंने अंकिता के मां बाप को आश्वासन दिया कि उनकी धामी सरकार से सरकारी वकील को हटाए जाने की मांग को पूरा करवाने और केस की ईमानदार पैरवी के लिए परिजनों की सहमति से नए वकील को नियुक्त किए जाने के साथ साथ अंकिता को न्याय दिलाने के लिए जो भी प्रयास होंगे उसमें वे स्वयं और कांग्रेस जन हर सीमा तक सहयोग करेंगे। उन्होंने अंकिता भंडारी के चाचा आशुतोष नेगी को आश्वस्त किया कि अगर इस लिए धामी सरकार के खिलाफ धरना भी आयोजित करना पड़े तो वो उस धरने में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पूरा सहयोग सुनिश्चित करेंगे। यहाँ पर आया हूँ। इससे पहले 2 बार मैं उस घटना के बाद यहाँ पर आया था। उस घटना के दौरान जब ऋषिकेश में उस बेटी का पोस्टमार्टम चल रहा था, मैं वहाँ भी गया, घटनास्थल पर गया, तमाम जगह हम लोग गए। देखिए, आज बड़े दुख की बात है कि ये दोनों हमारे ये भाई और ये बहन बहुत ही व्यथित हैं, बहुत दुखी हैं और जो न्याय की इनको उम्मीद थी वो उम्मीद धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है। मैंने परसों जब इनका ये वीडियो देखा कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है और मन करता है, खास करके इस बहन का मैंने जब वो क्रंदन सुना, वो रुदन सुना और इन्होंने कहा कि मन करता है कि हम आत्महत्या कर लें, तो हमें स्वयं में ये महसूस होता है कि हम जीते जागते इंसान हैं और अगर हम ऐसे मौके पर इनकी मदद के लिए खड़े नहीं हो पाए तो हमारा जीवन भी धिक्कार है। तो शुरू से जो गोदियाल जी वो हमारे साथ हैं और इस बार तीसरी बार हमारे यहाँ आए हैं और उन्होंने पहले भी कहा था, मैंने भी उनसे भी कहा था कि गोदियाल जी जब मुझे आपकी सहयोग की जरूरत पड़ेगी तो उन्होंने कहा कि हाँ, आप कभी भी कह सकते हैं, अगर मुझे कभी मेरी जरूरत पड़े आप कह सकते हैं, बेझिझक से कह सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे जो कोटद्वार में हियरिंग चल रही है तो सरकार ने जो जितेंद्र रावत जी नियुक्त किए हैं वो बार बार गाँवों के बयान इधर से उधर घुमा रहे हैं और हमने उसमें एक आपत्ति लगाई थी। 1 जून को मैंने
डीएम कार्यालय पौड़ी में वो ज्ञापन सौंपा था और डीएम साहब ने वो फॉरवर्ड कोटा एसडीएम के लिए कर दिया था और एसडीएम ने फिर डीएम साहब को, डीएम साहब ने सीएम कार्यालय देहरादून के लिए। तो जब मैंने कहा था कि 6 तारीख तक अगस्त में निर्णय नहीं होगा तो हम 7 तारीख धरने पे पौड़ी डीएम साहब के कार्यालय में बैठ जाएंगे। हरिद्वार प्रशासन मां गंगा की पूजा अर्चना कर कांवड़ मेला सकुशल संपन्न हो, इसके लिए प्रार्थना की गई। आज से कांवड़ मेले की शुरुआत हो गई है। मंगलवार सुबह से ही हजारों कांवड़ियों ने गंगाजल भरकर अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो रहे हैं। वहीं हरिद्वार डीएम और एसएसपी ने गंगा सभा के तत्वाधान में आज विश्व प्रसिद्ध हर की पौड़ी पर मां गंगा की पूजा अर्चना कर कांवड़ मेला सकुशल शुरू हो रहा है, जिसके लिए मां गंगा से प्रार्थना की। व्यवस्थाओं की बात की जाए तो पैरामिलिट्री फोर्स, जल पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर ही सही मायनों में आज से कांवड़ यात्रा शुरू हो गया है। देखिए, पूरे कांवड़ मेले में आज जो है विधिवत इसको गंगा सभा के द्वारा जो आयोजित में था, सभी अधिकारी और कर्मचारीगण शामिल हुए हैं और विधिवत ये कांवड़ यात्रा भी शुरू कर दी गई, पूजा अर्चना भी की गई, मां गंगा से आशीर्वाद भी लिया गया। व्यवस्थाओं की बात करें तो जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है, पीएसी है, जल पुलिस है, फायर की है, सारे बल हमारे पहुंच चुके हैं, सबकी ब्रीफिंग हो चुकी है। हमारे जो डाइवर्जन पॉइंट्स है वहां पर भी फोर्स भेजा जा चुका है। यूपी के जो हमारे और हरियाणा से भी जो डाइवर्जन के हमारे प्लान वो सारे कोऑर्डिनेट हो चुके हैं। तो देखा जाए तो विधिवत कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। सभी कर्मियों को ब्रीफ कर दिया गया है। परिस्थितियों अनुसार कुछ डाइवर्जन प्लान जो हमारे 10 तारीख के बाद जब डाक कांवड़ शुरू होगी तो उस हिसाब से उसको किया जाएगा, जिसका समय समय पर सभी को इसकी जानकारी दी जाएगी। देखिए, आज गंगा सभा के तत्वाधान में कांवड़ यात्रा हमारी जो 2023 है और उसके बाद मकर संक्रांति, उसका सोमवती अमावस्या का जो स्नान है वो निर्विघ्न रूप से हमारा संपादित हो, इसके लिए गंगा मैया से हम लोगों ने पूजा अर्चना की कि हमें आशीर्वाद प्रदान करें और जितने भी कांवड़ यात्री हमारे आते हैं और उनको भी अपना सुख और समृद्धि प्रदान करें। हल्द्वानी में हर महीने के पहले मंगलवार को लगने वाला तहसील दिवस में जनता दरबार केवल औपचारिकता बनकर रह गया है। तहसील दिवस में फरियादी चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी फरियाद का समाधान नहीं होता है। बता दें कि हल्द्वानी तहसील में सड़क, बिजली, पानी, पेंशन जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं को लेकर लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन जनप्रतिनिधियों का भी यही कहना है कि ये जनता दरबार केवल औपचारिक मात्र ही रह गया है। इस दरबार में आने वाले अधिकारी जनता की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेते हैं और समाधान भी नहीं होता है। वहीं उप जिला अधिकारी मनीष कुमार का कहना है कि पिछले जनता दरबार में अधिकारी उपस्थित ही नहीं थे, लेकिन इस जनता दरबार में सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित हैं और जिन जिन विभागों की समस्याएं या शिकायतें के तौर पर दर्ज हुई हैं, उन विभागों को पत्र लिखकर निर्देशित किया गया है कि जल्द ही समस्याओं के समाधान किए जाएं। महीने के पहले मंगल को सरकार का, कोई भी सरकार रही हो, भाजपा की रही हो या कांग्रेस की रही हो या किसी अन्य दल की रही हो, उनका मकसद था कि आम जनता जो सरकारी कार्यालयों में धक्के खाती फिरती है वो ना खाए और किसी भी ऑफिस में जाए तो वहाँ अधिकारी नहीं मिलता। इसलिए सरकार ने एक आदेश निकाला कि हर तहसील के अंदर तहसील दिवस का आयोजन होगा और तहसील दिवस में लगभग 20 से लेकर 25 विभाग के अधिकारी आएंगे, जैसे पानी है, बिजली है, सड़क है, स्वास्थ्य है या और अन्य विभाग हैं जो आएंगे। लेकिन देख रहे हैं हम पिछले कुछ महीनों से हमारी जनता आ रही है समस्या लेकर, तो वो अधिकारी वो हमें ना तो ऑफिस में मिल रहे हैं और ना वो तहसील दिवस में आ रहे हैं। देखिए, तहसील दिवस पर मौके पर अधिकारी नहीं होते हैं, तहसील में उपस्थित होते हैं और यहीं पर उनकी सुनवाई होती है और निस्तारण का प्रयास होता है। मौके पर अगर अधिकारी उपस्थित नहीं होते हैं, उस संबंध में कोई शिकायत अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है। अगर प्रस्तुत की जाती है तो उसमें जो भी नियम सम्मत होगा कार्रवाई की जाएगी।
जहां तक तहसील दिवस में प्रस्तुत शिकायतों का संबंध है, उसमें जितनी भी शिकायतें आ रही हैं, विभाग अगली तहसील दिवस से पूर्व उसके जो निस्तारण की सूचना से अवगत करा रहे हैं। आज भी बहुत सारी शिकायतें जो पिछले तहसील दिवस में उठाई गई थी, उनके निस्तारण की सूचना दी गई है और कई का बहुत संतोषजनक निस्तारण किया गया है। तो ये एसडीएम ने विभागों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जिन भी विभागों की शिकायतें दर्ज होती हैं और जिन लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनकी शिकायतों का समाधान जल्द से जल्द किया जाए और लगातार इस तहसील समाधान दिवस का एक तरीके से मजाक यहां पर बनकर रह गया था, क्योंकि जो विभाग के अधिकारी हैं वो यहां पर उपस्थित नहीं हो पा रहे थे और जिनसे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।